ऑलराइट बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपको कई सारे होमवर्क प्रॉब्लम दिए हुए थे। एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का होमवर्क पेंडिंग है जो मुझे डिस्कस करवाना है, उसका ग्राफ खींचने के लिए भी मैंने कहा है। दूसरा गॉस लॉ पर बेस्ड होमवर्क प्रॉब्लम है जिसमें हमें फ्लक्स निकालने को मैंने आपको टास्क दिया है। और तीसरा गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन करने को भी मैंने दिया था। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का टास्क मैंने दिया था। ये 3 होमवर्क प्रॉब्लम्स मैंने पिछले सेशन में आपको दिए थे। इन 3 होमवर्क प्रॉब्लम्स का डिस्कशन मैं आज नहीं करवा रहा हूं क्योंकि हमने पिछले सेशन में एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, नया चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस। तो मैं उस चैप्टर को थोड़ा आज आगे बढ़ाना चाहता हूं, थोड़ा सा वो चैप्टर आप जल्दी से कवर कर लें, इसलिए तो मैं कैपेसिटेंस वाले चैप्टर को आगे प्रोसीड करने जा रहा हूं। और कैपेसिटेंस में भी एक होमवर्क दिया था, वो मैं जरूर डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, जो पुराने 3 होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। उनका डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करने जा रहा हूं आज के सेशन में। ओके, पिछले सेशन में मैंने आपको कैपेसिटेंस का ये प्रॉब्लम भी दे रखा था होमवर्क करने के लिए। तो चलिए अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं। प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो अर्थ के साइज का है, मतलब अर्थ को ही एक स्फेरिकल कंडक्टर जैसा अगर हम माने तो अर्थ का फिर कैपेसिटेंस कितना होगा। तो पिछले सेशन में आपको याद होगा मैंने स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था और वो फॉर्मूला ये है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। याद रखना है इस फॉर्मूले को, स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ये। ए क्या है? तो ए है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये जो ए यहां पर फॉर्मूले में आया हुआ है वो स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है। तो बस हमको यहां पे रेडियस की जगह अर्थ का रेडियस रखना है, कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं जल्दी से करने जा रहा हूं क्वेश्चन का सोल्यूशन। वी नो दैट, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया है, इसलिए मैं लिख रहा हूं वी नो दैट। एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए आई नो दैट क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी याद किया होगा फॉर्मूला। फिर भी चलिए मैं आप लोगों को भी शामिल कर रहा हूं, ये मानते हुए कि जिन बच्चों ने फॉर्मूला नहीं याद किया है वो अब जरूर याद कर लेंगे। वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, तो यहां पर ये A की जगह RE आएगा, अर्थ का रेडियस, क्योंकि अर्थ को ही हम एक स्फेरिकल कंडक्टर मान रहे हैं। तो जो A है उसकी जगह अर्थ वाला रेडियस आएगा, और अर्थ वाला रेडियस वैसे तो याद होना चाहिए 6400 किलोमीटर होता है, सभी लोगों को याद होना चाहिए। तो A की जगह RE यानी अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर्स, और किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करेंगे तो 6400 इंटू 10 पावर 3 मीटर्स। ठीक है, सो कैपेसिटेंस इज, तो ये जो कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 पावर 9, 1/9 इंटू 10 पावर 9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10 पावर 9। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 लिख देते हैं। 9 इंटू 10 पावर 9 जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 पावर 9 होगी, ध्यान रखना।
ठीक है, एमकेएस सिस्टम की यूनिट्स। तो इसकी जो यूनिट्स हैं वो होंगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, और 4/ε0 की यूनिट होगी इस यूनिट का रेसिप्रोकल, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 4/ε0 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने 1/9 × 10⁹, और a की जगह अर्थ का रेडियस लेंगे, तो अर्थ का रेडियस 6400 × 10⁻³ एमकेएस सिस्टम में सब कुछ लेना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अर्थ के साइज का, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देखो आंसर क्या बनता है, आप सॉल्व कर लेना। ये आंसर फैरेड में आ रहा है, ये आंसर फैरेड में आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0.711 मिली फैरेड। आंसर मैंने लिख दिया, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो 0.711 मिली फैरेड बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अर्थ जितना बड़ा स्फीयर लें तो उस स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैरेड नहीं होगा, 1 फैरेड तो छोड़ दो, 1 मिली फैरेड भी नहीं होगा। अगर अर्थ जितने साइज का गोला बना दें तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 मिली फैरेड भी पूरा नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो 1 फैरेड होता है, 1 फैरेड का जो कैपेसिटर बनेगा उसका बहुत बड़ा साइज होगा। तो मैंने पिछले सेशन में एक बात बताई थी कि फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो प्रैक्टिकली फैरेड जो कैपेसिटेंस की यूनिट है, 1 फैरेड का जो कैपेसिटर होगा दैट विल बी अ वेरी लार्ज साइज्ड कैपेसिटर, जिसको हम प्रैक्टिकली यूज कभी नहीं कर पाएंगे। तो फैरेड जो होता है वो कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। देखिए, अगर हम अर्थ के साइज का गोला भी यूज करेंगे, अर्थ जितना बड़ा गोला, तो उसका भी जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैरेड तो बहुत दूर की बात है, 1 मिली फैरेड भी पूरा नहीं होगा। तो जो फैरेड है वो कैपेसिटेंस की एक बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब बहुत बड़े साइज के कैपेसिटर जब बनाए जाएंगे तब उनका कैपेसिटेंस फैरेड रेंज में होगा। तो इसलिए फैरेड जो यूनिट है उसका इस्तेमाल कम होता है। प्रैक्टिकली हम लोग माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड यूज करते हैं। पिछले सेशन में मैंने ये बात आप लोगों को बताई, और अभी के सेशन में आपको मैं दिखा रहा हूं कि अगर हम अर्थ जितने साइज का स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे तो उस इतने बड़े साइज के स्फेरिकल कंडक्टर का भी जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैरेड तो बहुत दूर की बात है, 1 मिली फैरेड भी पूरा नहीं होगा। तो नॉर्मली जो स्फीयर होते हैं दुनिया में, उनका जो कैपेसिटेंस होता है, आप सोच के देखिए कितना कम होता है। तो जब अगर अर्थ का कैपेसिटेंस निकालें स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए, अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए अगर हम अर्थ के कैपेसिटेंस को निकालें तो वो भी 1 मिली फैरेड पूरा नहीं बन रहा। तो अगर जो नॉर्मल स्फीयर होते हैं दुनिया में, उनका कैपेसिटेंस तो बेहद कम ही होता है डेफिनेटली। तो वो माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड रेंज में हम लोग प्रैक्टिकल दुनिया में माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड रेंज के कैपेसिटेंसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच कर लो, देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही आपसे। कोई गलती अगर हो रही हो तो अपनी गलती को पहचानो। वैसे इस क्वेश्चन में गलती होने जैसी बात नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेडियस की जगह अर्थ का रेडियस रखना है, कैलकुलेशन कर लेना है। अगर कोई गलती हुई है किसी बच्चे से तो वो या तो कैलकुलेशन में हुई है या आपने फॉर्मूला ही गलत कोई यूज किया होगा, और तो कोई गलती का यहाँ गुंजाइश है नहीं। तो मेक श्योर कि जो भी गलती आपसे हुई वो दोबारा आपसे ना होने पाए। फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर नोट कर लो। जल्दी से क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट करो, फिर मैं आगे की चीज दिखाऊंगा। नोट दिस डाउन। ऑलराइट बच्चों, अब आप लोग हेडिंग डालिए, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उस कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाती है। और मैं आपको
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रही है उसका एक्सप्रेशन समझाने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज, अगर एक चार्ज्ड कैपेसिटर होगा, मतलब अगर एक कैपेसिटर है जिसको हमने कुछ चार्ज कर दिया है, तो वो जो हमारा कैपेसिटर है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जितनी स्टोर होती है उसका एक्सप्रेशन है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल तो आप लोग जानते हो, यू लेते हैं, और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ CV स्क्वायर। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, याद रखना है। एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो जहां भी एनर्जी से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन आता है उसको जरूर याद करना होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एनर्जी पर बेस्ड कैलकुलेशंस आपको करने पड़ते हैं। तो एनर्जी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, रियल लाइफ में भी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए एनर्जी से जुड़ा हुआ हर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आपके सामने ये जो एक्सप्रेशन है वो चार्ज्ड कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है। सारे बच्चों को ये एक्सप्रेशन तुरंत का तुरंत याद कर लेना चाहिए। तो एक्सप्रेशन इज हाफ CV स्क्वायर। C आप जानते हो क्या है, ये कैपेसिटेंस है, और V जो है वो हमारे कैपेसिटर का पोटेंशियल है, जितने पोटेंशियल तक हमने अपने कैपेसिटर को चार्ज किया है, ये जो V है ये वही पोटेंशियल है। तो हाफ CV स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की जो प्लेट है उस प्लेट पर जो चार्ज होता है वो उसका एक्सप्रेशन तो आप जानते ही हो, Q इक्वल टू CV। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके ये जो एनर्जी वाला एक्सप्रेशन है इसे हम दो और तरह से लिख सकते हैं। तो आप इसे Q स्क्वायर बाई 2C लिख सकते हो। Q स्क्वायर बाई 2C एक्सप्रेशन कहां से आया, तो ये जो V है इस V को हमने हटाया और V को हटा के हमने Q बाई C लिख दिया। तो जब हमने ये V हटा दिया और V की जगह जब हमने Q बाई C लिखा तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाता है Q स्क्वायर बाई 2C। तो अगर आप V को हटा देते हो और अगर आप C को हटाते हो, कैपेसिटेंस को हटाते हो, तो कैपेसिटेंस को हटा के Q बाई V लिखोगे तो एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाता है हाफ QV। ठीक है, तो एज द चार्ज एट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज Q इक्वल टू CV, कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू होती है Q इक्वल टू CV, यू ऑलरेडी नो दिस। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके द अबव एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम एक तो ऐसा लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C, पोटेंशियल को हटा दें और चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में एक्सप्रेशन को रहने दें, और दूसरा है कैपेसिटेंस को हटा दिया जाए और एक्सप्रेशन को चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में हम लिखेंगे, तो ये बनेगा हाफ QV। तीनों एक्सप्रेशन सेम ही है, आप इनमें से कोई भी एक याद कर सकते हो। ज्यादातर बच्चे ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन याद रखते हैं, आपको भी इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन याद रखना है। जैसा कि मैंने कहा ज्यादातर बच्चों को ऊपर वाला एक्सप्रेशन याद होता है, क्वेश्चन करते समय हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं, इसलिए ये ज्यादातर हमको याद रहता है। आप तीनों में से कोई भी याद कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि तीनों है तो बेसिकली सेम ही, यूजिंग दिस रिलेशन Q इक्वल टू C। तो अगर कोई चार्ज्ड कैपेसिटर होगा तो उस चार्ज कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर। एवरी स्टूडेंट हैज टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मेक श्योर कि सभी को ये जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग डालो, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी का एक्सप्रेशन नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। चलिए, तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉमन पोटेंशियल ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कंडक्टर्स।
सपोज करो कि आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं दोनों, शेप डज नॉट मैटर हियर, और साइज भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको मैं दोनों कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस दे रहा हूं। तो जब कैपेसिटेंस दे दिया तो कैपेसिटेंस शेप और साइज पर डिपेंड ही करता है, तो शेप और साइज देने की फिर जरूरत नहीं है। तो हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, किसी भी शेप और साइज के हो सकते हैं। पहला जो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस है C1 और जो दूसरा कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस है C2। हमने पहले कंडक्टर को चार्ज किया, V1 वोल्टेज तक हमने इसको चार्ज कर दिया, और जो दूसरा वाला कंडक्टर है इसको हमने V2 वोल्टेज तक चार्ज कर दिया। तो चार्ज करने के बाद हम इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे? दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट एक दूसरे में इनको टच कर दिया जाए, तो जब ये एक दूसरे से टच हो गए मतलब कनेक्ट हो गए, और दूसरा तरीका है कि हम एक वायर लाते हैं और उस वायर से इन दोनों कंडक्टर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। दोनों बातें सेम है, चाहे आप डायरेक्टली इनको एक दूसरे से टच कर दीजिए, चाहे आप एक वायर से दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दीजिए। तो हमने दोनों कंडक्टर्स को पहले चार्ज कर दिया। ये जो पहला वाला कंडक्टर है इसको V1 वोल्टेज तक हमने चार्ज किया, जो दूसरा वाला कंडक्टर है इसको हमने V2 वोल्टेज तक चार्ज किया। चार्ज करने के बाद हमने इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दिया। बता सकते हो क्या होगा जब हम जोड़ेंगे? कोई स्टूडेंट बता सकता है? सोचो, अगर हम इनको जोड़ेंगे व्हाट विल हैपन? तो देखो, पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है? V1 है। दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है? तो दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल V2 है। तो डेफिनेटली V1 और V2 में से एक पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूसरा पोटेंशियल कम होगा। डेफिनेटली होगा ऐसा, कोई तो वोल्टेज ज्यादा होगा, दूसरे का वोल्टेज ऑब्वियसली कम होगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। ये तो सबको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है नेचुरली, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। तो जब हम इन दोनों कंडक्टर्स को आपस में जोड़ेंगे तो एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर पे जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कब तक ये चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे जाएगा? जवाब बहुत ही सिंपल है। चार्ज जो जा रहा है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर, ये क्यों जा रहा है? इसका आंसर है क्योंकि दोनों में से किसी एक कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरे का कम है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बहता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ अपने आप ही बहने लगता है, मतलब फ्लो होने लगता है। तो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है दोनों कंडक्टर्स के बीच में, ये चार्ज का फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरे का कम है। पोटेंशियल अलग अलग है, इसी वजह से चार्ज एक कंडक्टर से निकल के दूसरे कंडक्टर पे जा रहा होगा। तो ये जो चार्ज का फ्लो है ये कब तक होता जाएगा? जवाब बहुत ही आसान है। चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक एक कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, दूसरे का कम रहेगा। यानी चार्ज का जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर्स को जोड़ने पर, ये फ्लो तभी रुकेगा जब दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। जब तक दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक चार्ज का फ्लो रुकेगा नहीं। चार्ज का एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ जाना
ये तब तक जारी रहेगा जब तक एक कंडक्टर हाई पोटेंशियल पे रहता है और दूसरा वाला लो पोटेंशियल पे रहता है। यानी कि जब तक ऐसा नहीं होगा कि दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल बराबर हो जाएं, जब तक दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते, तब तक एक कंडक्टर से चार्ज निकल के दूसरे कंडक्टर पे जाता ही रहेगा। एक बार फिर से समझाता हूं, मेरी बात को दोबारा से समझिए। हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं। पहला कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस आपको मैं दे रहा हूं C1। जो दूसरा कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस मैं आपको दे रहा हूं C2। पहले कंडक्टर का पोटेंशियल V1 है, दूसरे कंडक्टर को हमने V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया है। तो हमारे पास दो कंडक्टर हैं, C1 और C2 दोनों कंडक्टर के कैपेसिटेंस हैं। पहले कंडक्टर को V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया है, दूसरे कंडक्टर को V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया है। अब ये जो V1 और V2 पोटेंशियल है, इन दोनों पोटेंशियल में से डेफिनेटली एक पोटेंशियल हाई होगा, दूसरा पोटेंशियल डेफिनेटली लो होगा। डेफिनेटली ऐसा होगा, एक पोटेंशियल हाई दूसरा पोटेंशियल लो, ऐसा तो जरूर होगा। बिल्कुल सही बात है, जरूर होगा। कोई ना कोई पोटेंशियल दोनों में से हाई होगा और कोई ना कोई पोटेंशियल दोनों में से लो होगा ही होगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ भागेगा। तो जब हम इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ेंगे तो एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर पे जाना शुरू हो जाएगा। चार्ज का ये जो फ्लो है ये कब तक होता रहेगा? आंसर इज वेरी सिंपल। चार्ज का फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कंडक्टर का पोटेंशियल हाई है, दूसरे का लो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही तो चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो चार्ज का जो फ्लो है वो तब तक होता रहेगा जब तक एक कंडक्टर का पोटेंशियल हाई है और जब तक दूसरे का लो है। यानी चार्ज का फ्लो तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। जब दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, बराबर होने का मतलब ना तो किसी का हाई है ना दूसरे का लो है, दोनों बराबर। तो जब हाई और लो नहीं होंगे तो चार्ज का फ्लो भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है कि एक कंडक्टर का पोटेंशियल हाई है, दूसरे का लो है। तो अगर हाई लो ना हो, यानी दोनों कंडक्टर के अगर पोटेंशियल बराबर हो गए, फिर चार्ज का फ्लो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ नहीं होगा। तो जब हम दोनों कंडक्टर्स को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों कंडक्टर्स को जोड़ने पर एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर पे फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यानी दोनों कंडक्टर्स को अगर जोड़ा जाए तो दोनों कंडक्टर कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेते हैं। तो जब भी हम कभी दो कंडक्टर्स को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस था वो खत्म हो जाता है। तो इतनी छोटी सी बात है। मैं चाहता हूं मेरे सभी स्टूडेंट्स पहले तो इस बात को ध्यान से समझें कि जब भी हम दो चीजों को जोड़ते हैं, दो कंडक्टर्स को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद उन दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा बराबर। और मैंने अभी समझाया कि जोड़ने के बाद पोटेंशियल बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होगा तब तक एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर में फ्लो होता रहेगा, और फ्लो होते होते चार्ज का जो फ्लो है वो तभी थमेगा जब दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। सिंपल शब्दों में, एक लाइन में अगर कहा जाए तो जब भी हम दो कंडक्टर्स को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल हो जाते हैं बराबर, पोटेंशियल सेम हो जाता है। और सेम होना मतलब पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो दोनों कंडक्टर्स के लिए कॉमन हो जाती है, और हम लोग इसी कॉमन पोटेंशियल को फाइंड करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाली गई है कॉमन पोटेंशियल ऑन कनेक्टिंग टू
चार्ज्ड कंडक्टर्स, जब हम लोग दो चार्ज्ड कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, यानी सेम हो जाता है। और हम लोग यही फाइंड करने वाले हैं कि कनेक्ट करने के बाद इन दोनों कंडक्टर्स का जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल व्हेन टू चार्ज्ड कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इसी चीज को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो सिचुएशन देखो, लेट अस सपोज टू कंडक्टर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 and C2 are charged up to potentials V1 and V2 respectively। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं और ये जो दो कंडक्टर्स हमारे पास हैं इनके जो कैपेसिटेंसेस हैं, पहले कंडक्टर का C1 है और दूसरे कंडक्टर का कैपेसिटेंस C2 है। और ये जो दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, इनको हमने चार्ज किया है अप टू पोटेंशियल्स V1 एंड V2। तो जो पहला वाला कंडक्टर है उसे हमने V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया है, जो दूसरा कंडक्टर है उसे हमने V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया है। तो चार्जेस अवेलेबल एट द टू कंडक्टर्स आर, जब हम इनको चार्ज करेंगे तो पहले कंडक्टर का चार्ज कितना होगा। तो पहले कंडक्टर का चार्ज Q1 ये होगा C1V1, क्योंकि आप ये फॉर्मूला तो जानते ही हो, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है ना ये फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा। तो पहला वाला जो कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसको हमने V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया है। तो कैपेसिटेंस है C1 और हमने जो चार्ज किया है वो V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया है। तो जो पहले वाले कंडक्टर के ऊपर चार्ज होगा वो होगा C1V1। तो ये पहले वाले कंडक्टर का चार्ज है, इसे हम Q1 लिख रहे हैं। जो दूसरा कंडक्टर है, दूसरे कंडक्टर को के ऊपर जो चार्ज मौजूद है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है। तो दूसरे कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू होगी C2V2। ठीक है, तो चार्जेस अवेलेबल एट द टू कंडक्टर्स आर, दोनों कंडक्टर्स के ऊपर जो चार्ज मौजूद है, तो पहले कंडक्टर के ऊपर चार्ज है C1V1, दूसरे कंडक्टर के ऊपर चार्ज है C2V2। इतना तो बहुत ही सिंपल है, सीधे Q इक्वल टू CV फॉर्मूला लगाया है। अब हम इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ रहे हैं और जैसा कि मैंने समझाया कि जब हम दोनों कंडक्टर्स को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर में की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर की तरफ फ्लो करेगा जब हम जोड़ेंगे, और तब तक ये फ्लो करेगा चार्ज जब तक दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, मतलब सेम ना हो जाए। तो नाउ द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, हमने दोनों कंडक्टर्स को एक दूसरे से जोड़ा और जैसा कि मैंने बताया है या तो डायरेक्ट इनको आपस में टच कर लो, तो सीधे एक कंडक्टर को पकड़ के दूसरे में ले जाके टच कर दो, तो टच कर दिया मतलब जोड़ दिया, तो टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। या फिर दूसरा तरीका है कि एक वायर लाइए, उस वायर से दोनों कंडक्टर को एक दूसरे में जोड़ दीजिए। तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो यूज करिए। लेकिन अगर वायर से जोड़ोगे तो चार्ज कुछ वायर के ऊपर भी रह सकता है। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो करके जाएगा, वायर के थ्रू फ्लो होगा, लेकिन कुछ चार्ज वायर में भी स्टोर हो सकता है। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर आप वायर ला रहे हो तो वायर का नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस है, क्योंकि बेटा चार्ज तभी स्टोर होगा जब कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस हो। तो मैं लिख रहा हूं कि जो वायर हमने यूज किया है जोड़ने के लिए, उस वायर का नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस है, मतलब वायर में कुछ भी चार्ज रुकेगा नहीं,
सारा चार्ज एक कंडक्टर से निकलेगा और सीधे दूसरे में पहुंच जाएगा वायर से होता हुआ, लेकिन वायर में ठहरेगा नहीं। रियल लाइफ में ये चीज पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में हर वायर में कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस तो होगा ही। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि जो वायर हम यूज कर रहे हैं दोनों कंडक्टर्स को जोड़ने के लिए, उस वायर का जो कैपेसिटेंस है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। मतलब उस वायर में कुछ भी चार्ज रुक नहीं सकता है, सारा चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे में पहुंचेगा। वायर के ऊपर कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि वायर हमने नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस का लिया है। जब कैपेसिटेंस ही नहीं है तो चार्ज कैसे स्टोर होगा? तो हम चाहते हैं कि वायर में कुछ भी स्टोर ना हो, इसलिए मैंने ये वर्ड यहां पे यूज किया है। तो नाउ द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस। ये नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस का मतलब समझ गए ना? हम चाहते हैं कि वायर में कुछ भी चार्ज रुके नहीं, सारा चार्ज एक कंडक्टर से निकल के दूसरे तक चला जाए, वायर में स्टोर ना हो। तो वायर में चार्ज स्टोर ना हो यानी वायर में कुछ कैपेसिटेंस नहीं है, तो वायर का जो कैपेसिटेंस है वो नेग्लिजिबल है। और जब हम जोड़ेंगे, जब हम कनेक्ट करेंगे दोनों कंडक्टर्स को, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? दोनों जो कंडक्टर्स होंगे उनका जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, सो दैट द टू कंडक्टर्स एक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल V। और यही जो कॉमन पोटेंशियल है यही हम फाइंड करने जा रहे हैं। आप लोग हेडिंग डालिए, कॉमन पोटेंशियल ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर्स। हेडिंग डालने के बाद सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन नोट करो, डायग्राम बनाइए और स्टेटमेंट लिखिए कि जब हम कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद टू कंडक्टर्स एक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल V। तो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप लोग फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में जल्दी से नोट करो, फिर मैं ये कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। जल्दी नोट करो इसको। ऑलराइट, नोट कर लिया आप लोगों ने? वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब जब हमने दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद दोनों कंडक्टर्स का जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया, और हमने ऐसा माना है कि जो फाइनल पोटेंशियल है जोड़ने के बाद वो है V। इस V को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सच में कॉमन है, मतलब दोनों के लिए एक ही वैल्यू है इसकी। जब हमने दोनों कंडक्टर्स को जोड़ा तो दोनों कंडक्टर्स का जो पोटेंशियल है वो कॉमन हो चुका है। तो आप लोग एक अलग डायग्राम बनाना। एक डायग्राम तो ये आपने बनाया है जिसमें दोनों कंडक्टर्स को आपने दिखा रखा है। उसके बाद हम इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ देते हैं, तो हम एक वायर लाते हैं, और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि जो वायर हम यूज कर रहे हैं उसका कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस का वायर हमने इन दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया है इस नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के वायर की मदद से। और जब हमने कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने से पहले पोटेंशियल पहले कंडक्टर का V1 है, दूसरे कंडक्टर का V2 है, लेकिन आफ्टर कनेक्शन दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम हो चुका है। इसका पोटेंशियल भी V हो गया है, दूसरे का भी V हो गया है, और यही जो V है यानी कि जो कॉमन पोटेंशियल है वही हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है दिस इज आफ्टर कनेक्शन। तो ये आफ्टर कनेक्शन का डायग्राम है। कनेक्शन से पहले वाला डायग्राम आप बना चुके हो, तो दूसरा डायग्राम बनाना है जिसमें आप ये वायर दिखाओगे और वायर ने दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दिया। चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हमने दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दिया यानी कि जब दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया, तो पहले वाले कंडक्टर का चार्ज कितना हो जाएगा और दूसरे कंडक्टर का चार्ज कितना हो जाएगा। तो चार्जेस एट द टू कंडक्टर्स after they are
कनेक्टेड। तो जब हमने उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया है उसके बाद आफ्टर दे आर कनेक्टेड इज, तो कनेक्ट करने के बाद दोनों कंडक्टर्स के चार्जेस क्या होंगे? कनेक्ट करने से पहले जो पहला कंडक्टर है उसका चार्ज Q1 था, जो दूसरा कंडक्टर है उसका चार्ज Q2 था। कनेक्ट करने के बाद देखो पहले कंडक्टर के चार्ज को मैं Q1 डैश लिख रहा हूं। आफ्टर कनेक्शन Q1 डैश हो गया पहले कंडक्टर का चार्ज, और दूसरे कंडक्टर के चार्ज को मैं Q2 डैश लिख रहा हूं। ये जो Q1 डैश है इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप सभी लोग फॉर्मूला तो जानते ही हो, Q इक्वल टू CV होता है। तो कैपेसिटेंस पहले कंडक्टर का C1 है, और जोड़ देने के बाद आफ्टर दे आर कनेक्टेड पोटेंशियल की वैल्यू V है, तो पोटेंशियल की जगह V लिख रहे हैं। दूसरे कंडक्टर का चार्ज कितना होगा? तो Q2 डैश इज C2V, जो दूसरा वाला कंडक्टर है उसका चार्ज होगा C2V। तो C2 दूसरे कंडक्टर का कैपेसिटेंस, और हमने जब दोनों कंडक्टर को जोड़ा तो जोड़ने के बाद जो पोटेंशियल है वो दूसरे कंडक्टर का भी V है और पहले कंडक्टर का भी V है, तो सीधा Q इक्वल टू CV फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो एक फिजिक्स का प्रिंसिपल होता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है, कहने का मतलब यह है कि भले ही जब हमने कनेक्ट किया तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। और कंजर्व रहेगा का मतलब जितना टोटल चार्ज, टोटल मतलब दोनों का मिला के जितना पहले चार्ज था कनेक्शन करने से पहले, उतना ही टोटल चार्ज कनेक्शन करने के बाद भी होगा। तो हम इसी लॉजिक को यूज करने जा रहे हैं कि कनेक्ट करने से पहले जो टोटल चार्ज था कनेक्ट करने के बाद भी टोटल चार्ज वही होगा। ठीक है, तो चलिए दोनों कंडक्टर्स को हमने कनेक्ट कर लिया है, और कनेक्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करने के बाद टोटल चार्ज, टोटल मतलब Q1 डैश प्लस Q2 डैश कनेक्ट कर, तो जितना चार्ज दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के बाद टोटल हो रहा है उतना ही टोटल चार्ज कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के पहले भी रहा होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल तो यही कहता है कि आफ्टर कनेक्शन द टोटल चार्ज इट शुड बी इक्वल टू the total charge before connection. So this is equal to before connection, जो पहला वाला कंडक्टर है उसका चार्ज Q1 था, जो दूसरा वाला कंडक्टर है उसका चार्ज Q2 था। तो बिफोर कनेक्शन टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 है। आफ्टर कनेक्शन दोनों कंडक्टर्स का मिला के टोटल चार्ज है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कनेक्शन के बाद दोनों कंडक्टर्स का जो टोटल चार्ज हो रहा है उतना ही टोटल चार्ज कनेक्शन के पहले भी होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना,
या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जितना टोटल चार्ज दोनों कंडक्टर्स का जो टोटल चार्ज है कनेक्शन करने से पहले जितना था उतना ही टोटल चार्ज कनेक्शन करने के बाद भी दोनों कंडक्टर्स का मिला के होना चाहिए। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज किया। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं। तो ये जो Q1 डैश है इसकी वैल्यू है C1V, Q2 डैश की जो वैल्यू है इट इज C2V। Q1 मतलब पहले कंडक्टर का कनेक्शन से पहले वाला चार्ज, तो वो था C1V1 प्लस Q2 कौन है, दूसरे वाले कंडक्टर का चार्ज कनेक्शन करने से पहले, तो कनेक्शन करने से पहले दूसरे कंडक्टर का चार्ज C2V2। तो जितना टोटल चार्ज कनेक्शन के बाद है उतना ही टोटल चार्ज कनेक्शन के पहले था। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग V कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में C1 प्लस C2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 आ गया। इट इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 और यहां से हम V निकाल देते हैं और ये जो V है यही हमारा कॉमन पोटेंशियल है। सो कॉमन पोटेंशियल इज, तो जो कॉमन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये है दोनों कंडक्टर्स को ज्वाइन करने के बाद का कॉमन पोटेंशियल। अच्छे बच्चों को मेरी एडवाइस है कि ये कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमने अभी अभी जस्ट ड्राइव किया है इसको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन पोटेंशियल पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि कॉमन पोटेंशियल पर बेस्ड काफी सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं। फॉर्मूले को याद रखना बहुत आसान काम है। सिंपल फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बेसिकली ये एवरेज का फॉर्मूला है। आपने एवरेज का फॉर्मूला अगर सीखा होगा, N1x1 प्लस N2x2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है ना। अगर आपको एक टेबल दी गई, उस टेबल में एक नंबर है x1, वो N1 टाइम्स आया है, दूसरा नंबर x2 N2 टाइम्स आया है, तो वो जो टेबल का एवरेज होगा वो होगा N1x1 प्लस N2x2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली एक किस्म का एवरेज है। तो जब हम दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो उनके ओरिजिनल पोटेंशियल्स यानी V1 और V2 का एवरेज वैल्यू होता है। और आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो एवरेज है इसको कहते हैं वेटेड एवरेज। मतलब पहले वाले कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसको C1 टाइम्स आपको लेना है, दूसरे कंडक्टर के पोटेंशियल को C2 टाइम्स लेना है और दोनों को ऐड करके C1 प्लस C2 डिवाइड करना है। तो ये एवरेज वाली बात जो मैंने बताई है ये जिन बच्चों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स की समझ है उनको बेटर समझ में आएगी। अदरवाइज एवरेज है क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। समझदारी इसमें है कि आप लोग डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिए। ये बड़े काम आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड होते हैं और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, याद रखना मुश्किल काम नहीं है। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये एवरेज होगा। हालांकि फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो भी बहुत इजी है। सीधे सीधे हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया है, तो कनेक्ट करने के बाद टोटल जो चार्ज है उतना ही कनेक्ट करने के पहले टोटल चार्ज था। तो पहले का टोटल चार्ज इक्वल टू कनेक्ट करने के बाद का टोटल चार्ज, तो चार्ज इज कंजर्व्ड। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल लगाया और जैसे ही हमने चार्ज को बराबर किया वैसे ही ये रिजल्ट आ गया। तो डेरिवेशन भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर आप डेरिवेशन करोगे तो समय बर्बाद होगा और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। तो
अगर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो ज्यादा बेटर है कि ये जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है इसे आप लोग याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। तो फेयर कॉपी पे डेरिवेशन को नोट कर लीजिए, डायग्राम दोबारा बनाना, आफ्टर कनेक्शन का डायग्राम, इसमें आप कनेक्ट होता हुआ दिखाएंगे कंडक्टर्स को। एक डायग्राम आपने पहले बनाया होगा, उसमें ये कनेक्टिंग वायर नहीं है और पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल V1 है, दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल V2 है। आफ्टर कनेक्शन आपको ये वायर दिखाना है और दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है कनेक्शन करने के बाद। तो फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में पूरा डेरिवेशन नोट कर लो और फॉर्मूले को अभी के अभी याद कर डालो। जल्दी से इतना काम करो, नोट करिए फेयर कॉपी पर। ऑलराइट, नोट कर लिया? तो अब मैं इसको इरेज करूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम जरा एनर्जी के बारे में बात करते हैं। दोनों कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करने से पहले दोनों कंडक्टर्स की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और कनेक्ट करने के बाद दोनों कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई। फिर हम देखेंगे कि कनेक्ट करने से पहले दोनों कंडक्टर्स की जो एनर्जी थी वो मिला के पहले ज्यादा थी या बाद में ज्यादा है। बाद में ज्यादा होने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर बाद में एनर्जी ज्यादा है तो हमारे मन में एक सवाल आएगा कि एनर्जी आखिर बढ़ कैसे गई। एनर्जी बढ़ तो सकती नहीं है, एनर्जी तो कंजर्व होती है। तो अगर एनर्जी बढ़ रही है तो फिर हम ये सोचेंगे कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आ कहां से रही है। तो एनर्जी बढ़ने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बाहर से एनर्जी कोई दे तो रहा नहीं है, तो एनर्जी बढ़ने वाली तो है नहीं। हाँ, लेकिन एनर्जी कम हो सकती है, एनर्जी का लॉस हो सकता है। और एनर्जी का लॉस मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करने से पहले इन दोनों कंडक्टर्स की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी और कनेक्ट करने के बाद इन दोनों कंडक्टर्स की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है। तो चलिए ये काम मैं आपको करके दिखाता हूं। सिंपल काम है, कोई मुश्किल बात नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन हां थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो आप लोग कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिए। तो मैं साइड हेडिंग डालने वाला हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कंडक्टर्स। तो जब हम लोग दो चार्ज्ड कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस होता है, इसे कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो चलो देखें कि कनेक्ट करने से पहले दोनों कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो इनिशियली का मतलब बिफोर कनेक्ट करने से पहले द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू कंडक्टर्स इज। तो कनेक्ट करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो जो पहला वाला कंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं U1 लिख रहा हूं, और ये जो U1 है इट इज हाफ C1V1 स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो जो पहला कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस C1 और कनेक्ट करने से पहले पोटेंशियल V1 था,
तो पहले वाले कंडक्टर की कनेक्शन से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ C1V1 स्क्वायर, और जो दूसरा कंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ C2V2 स्क्वायर। ये कनेक्शन से पहले है। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल कितना हो गया? टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू कंडक्टर्स तो जो दोनों कंडक्टर्स हैं उन दोनों कंडक्टर्स की जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है बिफोर कनेक्टिंग इज, तो कनेक्ट करने से पहले जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इसे हम U इनिशियल लिख रहे हैं, और ये होगी पहले वाले की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस दूसरे वाले की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कनेक्ट करने के पहले की बात है। तो कनेक्ट करने से पहले दोनों कंडक्टर्स की जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो रही है दैट इज U1 प्लस U2 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। तो ये कनेक्शन करने से पहले वाली टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दोनों कंडक्टर्स की मिला के। तो इतनी चीज आप लोग नोट करिए, हेडिंग डालो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर्स, एंड इनिशियली दोनों कंडक्टर्स की एनर्जी लिखिए और फिर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन दैट इज U1 प्लस U2। नोट करिए फेयर कॉपी पे जल्दी से। ऑलराइट, ये तो हो गई बच्चों कनेक्ट करने से पहले वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं कनेक्ट करने के बाद। तो कनेक्ट करने के बाद यानी फाइनली मतलब कनेक्ट करने के बाद, आफ्टर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू कंडक्टर्स इज, तो जो पहला वाला कंडक्टर है उसको जब हमने कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद उसका पोटेंशियल कितना हो गया है? V, कॉमन पोटेंशियल जो हमने अभी अभी सीखा है। तो कनेक्ट करने के बाद दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो गया। तो कनेक्ट करने के बाद पहले वाले के पास जो एनर्जी है उसे मैं लिख रहा हूं U1 डैश, और U1 डैश की वैल्यू हाफ C1V स्क्वायर, और जो दूसरे वाले के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कनेक्ट करने के बाद उसे मैं लिख रहा हूं U2 डैश एंड दैट इज इक्वल टू हाफ C2V स्क्वायर। कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, तो पहले वाले का पोटेंशियल भी V है, दूसरे वाले का पोटेंशियल भी V ही है कनेक्ट होने के बाद। तो चलो देखें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई कनेक्शन के बाद। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू कंडक्टर्स आफ्टर कनेक्टिंग इज, तो ये फाइनल फाइनल मतलब कनेक्ट करने के बाद दैट इज इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश। U1 डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ C1V स्क्वायर, U2 डैश की वैल्यू रख दिया हाफ C2V स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है ये V स्क्वायर तो कॉमन आ जा रहा है, तो इट इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। तो ये कनेक्ट करने के बाद दोनों कंडक्टर्स की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। नोट कर लो जल्दी से फेयर कॉपी पर। ओके, तो वीडियो पॉज करके नोट करिए, मैं आगे की चीज बताने जा रहा हूं। तो अब देखें
कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका लॉस कितना हो रहा है। सो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the two conductors after they are connected is, तो कनेक्शन करने के बाद जो दोनों कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो रही है उसमें कितना लॉस हुआ है। और हम पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि लॉस हो गया है, क्योंकि गेन तो हो नहीं सकता, एनर्जी बढ़ेगी तो है नहीं, क्योंकि बढ़ेगी तो कोई एनर्जी देगा तभी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो हमने तो जस्ट कनेक्ट किया है, एनर्जी तो कोई दी नहीं है, तो एनर्जी बढ़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, एनर्जी कम हो सकती है। कम होने का मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का तो लॉस हो गया है। जितना लॉस हुआ है उतनी कोई और एनर्जी डेवलप होगी, ऑब्वियसली टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व होती है। तो ध्यान दीजिए, मैं एनर्जी का लॉस नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो कभी हो ही नहीं सकता, एनर्जी तो कंजर्व होती है ना। एनर्जी का तो कभी भी लॉस नहीं हो सकता, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो मैं एनर्जी का लॉस नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं। इस बात पे ध्यान देना आप लोग। I am not calculating loss in energy. I am actually calculating loss in electrostatic potential energy. ठीक है, तो लॉस इसका सीधा सीधा मतलब है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर ये नेगेटिव आंसर आया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अगर नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने का मतलब फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। तो अगर नेगेटिव आया तो लॉस हुआ, अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए तो फाइनल एनर्जी इसका मतलब ज्यादा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो अगर पॉजिटिव आंसर आया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कम है, यानी फाइनली एनर्जी बढ़ गई है। बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बढ़ तो सकती ही नहीं है। तो पॉजिटिव आंसर तो नहीं आएगा, ये बात कंफर्म्ड है हमें। नेगेटिव आंसर आ सकता है या जीरो आंसर आ सकता है। जीरो का मतलब फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, यानी एनर्जी का ना तो कोई लॉस हुआ ना कोई गेन हुआ, वो भी नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ लॉस होना कंफर्म्ड है। तो मैं पहले से ही श्योर हूं कि नेगेटिव आंसर इसका आने वाला है, पॉजिटिव आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर पॉजिटिव आंसर आया तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो कैसे बढ़ गई? हमने तो कोई एनर्जी दी नहीं, हमने तो सिर्फ कनेक्ट किया है, एनर्जी तो कोई नहीं दी है ना, कनेक्ट करने में कोई एनर्जी नहीं दे रहे हम, तो एनर्जी बढ़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता है। इसका मतलब पॉजिटिव आंसर तो नहीं आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, आंसर आएगा खुद ही पता चल जाएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि वो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहा है, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आने का चांस है और जीरो आ सकता है। जीरो मतलब कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं, अभी आंसर तो आ ही जाना है। तो यहां पे मैं जो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसे सब्स्टिट्यूट करूंगा और जो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो फाइनल वाली वैल्यू तो आपको दिख रही है, इट इज हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वाली हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो अब हमारे सामने सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है। सबसे पहले तो मैं ये V की वैल्यू रख रहा हूं। व्हाट इज दिस V? कनेक्शन करने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल है वो V है,
और कॉमन पोटेंशियल का हमने अभी अभी एक्सप्रेशन ड्राइव किया है और आपसे मैंने कहा उसको याद रखिए। कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मैं ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे पहले रख रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, V का स्क्वायर है माइनस हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक, अब हाफ तो कॉमन आने वाला है, साफ साफ दिख रहा है, और यहां डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, न्यूमरेटर में C1 प्लस C2 है, डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो एक पावर न्यूमरेटर के साथ कटेगी। ठीक है, तो आगे का कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा है, तो पहले आप लोग इतना चीज को नोट करो कॉपी पे, जल्दी नोट करो। तो बहुत ही सिंपल काम हमने अभी तक किया है। हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आ रहा है, तो फाइनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस कर रहे हैं। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने रखी है। अब मैं आगे का कैलकुलेशन करने वाला हूं। सो डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू, देखो हाफ तो कॉमन आ गया, सीधा सीधा दिख रहा है, हाफ हर टर्म के अंदर है, कॉमन आ गया। तो अब क्या बचा, ये जो पहला वाला टर्म है इसमें बचता है C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बचेगा C1 प्लस C2 माइनस ये जो दूसरा वाला टर्म है वहां क्या बचा, तो वहां पे बचा C1V1 स्क्वायर, ये हाफ कॉमन चला गया है, तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, पर देखने में थोड़े लंबे लंबे से एक्सप्रेशंस दिखेंगे, आप लोग घबराना मत बिल्कुल। अब हम एलसीएम लेने वाले हैं, तो ये C1 प्लस C2 तो एलसीएम हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हाफ को बाहर रहने दो, C1 प्लस C2 ये एलसीएम है। न्यूमरेटर में क्या आया, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस एलसीएम लोगे तो C1 प्लस C2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। सिंपल एलसीएम लिया है, तो मतलब बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल चीज हम नहीं कर रहे हैं। अब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो दिस इज इक्वल टू होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, हाफ C1 प्लस C2 डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, उसे पड़ा रहने देते हैं, C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर, तो A प्लस बी होल स्क्वायर यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो AB में क्या होगा, C1 C2 V1 V2। सिंपल, A प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन किया है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा पहला वाला टर्म है, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद उधर देखो C1 और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल एक्चुअली गेट C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, C1 और ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया, C1 और ये दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो वी विल गेट C1 C2 V2 स्क्वायर।
तो प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ब्रैकेट से ब्रैकेट का। अब ये C2 और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, C2 C1 V1 स्क्वायर, C2 C1 V1 स्क्वायर, और ये जो C2 है ये इधर वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। सिंपल सा कैलकुलेशन किया गया है यहां पर। अब देखो कुछ चीजें कटेंगी भी, जैसे ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये बाहर वाला माइनस साइन है वो अंदर वाले टर्म्स को मिलेगा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आपस में कट गया। ऐसे ही C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर के साथ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट गया। अब बचते कौन कौन से टर्म है, एक ये टर्म बचा, एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा, और ये जो बचे हुए टर्म्स हैं इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है C1 C2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो C1 C2 को मैं कॉमन लेने जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक बार फिर से स्पेस की कमी हो गई है, बोर्ड पूरा फिल हो गया है, तो आप लोग कैलकुलेशन को जहां तक मैंने किया है वहां तक आप लोग भी कर लीजिए। कोशिश करना कि फेयर कॉपी पे कैलकुलेशन नोट करते समय आप नकल ना मारें। सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, हाफ को कॉमन लिया है, C1 C प्लस C2 को एलसीएम लिया है, नकल मारने की कोई बात नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया है, इसमें नकल मारने की कोई भी बात नहीं है, तो नकल मत मारना। फेयर कॉपी पे वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेशन करो, जल्दी करो। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग कैलकुलेशन अपना कर लीजिए, मैं इरेज करूंगा इसे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रह गया। सो व्हाट हैव वी गॉट नाउ। तो अब हमारे पास एक तो ये हाफ है, डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 है, न्यूमरेटर में हम C1 C2 को कॉमन लेंगे, तो डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 है हमारे पास, और जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हम C1 C2 को कॉमन लेंगे। और बच्चों एक माइनस को भी मैं कॉमन ले रहा हूं, एक मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जितने भी माइनस वाले टर्म है वो प्लस हो जाएंगे और जितने भी प्लस वाले टर्म है वो माइनस हो जाएंगे। तो माइनस वाले टर्म ये दोनों हैं, C1 C2 तो कॉमन चला गया, तो एक V2 स्क्वायर बचा, एक V1 स्क्वायर बचा, और दोनों प्लस हो गए, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। और एक तीसरा टर्म ये है, इसमें से C1 C2 कॉमन हो गया है और हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया, C1 C2 बाहर निकल गया, तो 2V1 V2। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको पहचानते हो? आई होप कि आप लोग पहचानते होंगे, आप लोग 12th क्लास में आ गए हो। तो ये बड़ा सिंपल है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो इट इज V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। सो द फाइनल रिजल्ट इज लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू कंडक्टर्स। तो जो हमारे दो कंडक्टर्स हैं उन दोनों कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें लॉस कितना हुआ, तो दैट लॉस इज डेल्टा U, इट इज इक्वल टू माइनस हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। मैं माइनस की जगह डिफरेंस लिख रहा हूं, V1 डिफरेंस V2 होल स्क्वायर, क्योंकि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप और V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो।
है ना, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने डिफरेंस का सिंबल बनाया है। तो डिफरेंस मतलब जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करो या छोटे में से बड़ा माइनस करो, आफ्टर ऑल तो होल स्क्वायर ही करना है। तो v1 डिफरेंस v2 होल स्क्वायर। अब ये जो हमारा रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में सबसे पहली चीज जो हम देख रहे हैं वो है ये बाहर वाला माइनस का साइन। जरा ध्यान दो, ये तो होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो ये जो होल स्क्वायर वाला टर्म है ये 100% पॉजिटिव टर्म है। और ये जो C1 C2 है, C1 C2 क्या है? पहला वाला कंडक्टर दूसरा वाला कंडक्टर, उनके कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। मैंने बताया था कि इट इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, बताया है आपको। तो इट इज लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जैसी चीज है ये, और रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो कैपेसिटेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होता। इट इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कैपेसिटेंस जो क्वांटिटी है इट इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो पहला वाला ब्रैकेट है C1 और C2 दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो पहला ब्रैकेट तो पक्की तौर पे पॉजिटिव है। और ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी ये जो बाहर माइनस साइन है, माइनस साइन इस बात की गारंटी दे रहा है कि ओवरऑल दिस डेल्टा यू इज नेगेटिव। और हमने अभी डिस्कस किया था डेल्टा यू नेगेटिव, यानी कि जो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, फाइनली कम हो गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई मतलब पोटेंशियल एनर्जी का 100% लॉस हुआ है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी हम दो चार्ज्ड बॉडीज को कनेक्ट करेंगे तो 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, 100% लॉस होता है। हमारे कैलकुलेशन ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस आएगा वो डेफिनिट आएगा, आंसर जो है वो डेफिनिट नेगेटिव होगा। देखो यहां पर डेफिनेटली नेगेटिव आंसर आएगा। तो अगर आपने दो चार्ज्ड बॉडीज को कनेक्ट किया तो 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या कभी यह पॉसिबल है कि लॉस ना हो? एक ही केस में हो सकता है, अगर V1 और V2 बराबर है, मतलब कनेक्ट करने से पहले पोटेंशियल बराबर है, और अगर पोटेंशियल पहले ही बराबर है इसका मतलब है पहले ही कनेक्शन हुआ पड़ा है, तब लॉस नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही कनेक्शन हुआ पड़ा तब थोड़ी लॉस आएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल कनेक्ट करने से पहले डिफरेंट है तो कनेक्ट करने के बाद 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, ऐसा हमारे कैलकुलेशन कह रहे हैं। और कैलकुलेशन झूठ नहीं बोलते, अगर कैलकुलेशन दिखा रहे हैं कि लॉस होगा तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों लॉस तो होकर रहेगा। तो एक बात की गारंटी है कि अगर आप दो चार्ज्ड बॉडीज को जोड़ोगे तो जोड़ने पर उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस होगी। अच्छा, फिर से मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं एनर्जी का लॉस होगा, क्या कह रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी दूसरे एनर्जी के में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, इसकी जगह कोई और एनर्जी पैदा होगी। कौन सी एनर्जी पैदा होगी? तो बच्चों जब आप दो कंडक्टर्स को जोड़ते हो, आपने जरूर देखा होगा वहां पे लाइट पैदा होती है, वहां पे साउंड आता है, जब हम जोड़ते हैं आवाज आती है, हीट गर्मी पैदा होती है। बेसिकली आप लोग कहते हो स्पार्क हुआ, जब हम दो वायर्स को जोड़ते हैं, वायर्स मतलब कंडक्टर्स ही हुए, अगर आप जोड़ते हो तो स्पार्क पैदा होता है। स्पार्क मतलब लाइट, साउंड, हीट का मिक्सचर। और हमारे कैलकुलेशन ये दिखा रहे हैं 100% स्पार्क आएगा। तो जब भी आप दो कंडक्टर्स जोड़ोगे, जो हमने चार्ज करके रखे हुए हैं, चार्ज करने के बाद अगर जोड़ोगे
100% स्पार्क आएगा, स्पार्क जरूर पैदा होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो बच्चों ये जो कैलकुलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन हमें एक चीज सिखाता है, अगर आपको दो कंडक्टर्स को जोड़ना ही है तो चार्ज करने के बाद मत जोड़ो, चार्ज करने के पहले जोड़ो। क्योंकि अगर चार्ज करने के बाद में जोड़ोगे तो बाद में जोड़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, स्पार्क पैदा होगा। तो अगर जोड़ना ही है तो पहले जोड़ो, बाद में चार्ज करो। तो बच्चों फर्क होता है चार्ज करने के बाद में जोड़ना या जोड़ने के बाद में चार्ज करना, इनमें फर्क है। और फर्क क्या है, अगर पहले चार्ज किया और उसके बाद आपने जोड़ा तो जोड़ने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, स्पार्क पैदा होगा। तो स्पार्क पैदा होने से हम लोग बचाना चाहते हैं, क्योंकि स्पार्क पैदा होना मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस होना, और एनर्जी को लॉस कौन करवाना चाहेगा यार, हम थोड़ी चाहेंगे कि एनर्जी बर्बाद हो। तो स्पार्क से बचना चाहते हैं हम लोग। इसलिए कभी भी अगर आपको जोड़ना है तो चार्ज करने के बाद नहीं जोड़ना है, चार्ज के पहले जोड़ना है। पहले जोड़ लीजिए उसके बाद चार्ज कीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले चार्ज किया और बाद में जोड़ा तो स्पार्क पैदा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आएगा। ठीक है, तो चार्ज करके जोड़ा और जोड़ने के बाद चार्ज किया ये सेम नहीं है। अगर आपने पहले चार्ज किया फिर जोड़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ये समझदारी नहीं है, ये बेवकूफी है। अगर जोड़ना ही है तो चार्ज बाद में करो, पहले जोड़ो। ठीक है, बिकॉज जोड़ने के बाद चार्ज करना और चार्ज करने के बाद जोड़ना सेम नहीं है। अगर आप चार्ज पहले करोगे जोड़ते बाद में हो तो एनर्जी का लॉस आपको सफर करना पड़ेगा, और एनर्जी का लॉस हम करवाना नहीं चाहते। दूसरी बात जो मैंने अभी समझाई है कि ये एनर्जी का लॉस नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये लॉस है। ध्यान दीजिए, फिर से मैं कह रहा हूं, एनर्जी का लॉस नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, इसकी जगह पर लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी पैदा होगी, और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं स्पार्क पैदा हुआ है, स्पार्क हो गया है। तो जब भी आप जब भी आप एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ते हो, वायर इज अ कंडक्टर, वायर्स को जोड़ने पे आपने देखा स्पार्क पैदा होता है। तो ये स्पार्क बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के कारण पैदा हुआ है। ठीक है, तो जो बात अभी मैंने बताई कि स्पार्क पैदा हो रहा है, दो बातें मैंने बताई है, नेगेटिव साइन है, बाकी सारी जो टर्म्स हैं ये पॉजिटिव हैं, बाकी जो फैक्टर्स हैं पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव मतलब 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है। एक चीज तो ये बताई, और दूसरी चीज मैंने ये बताई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुई है उसकी जगह स्पार्क पैदा होगा। तो यही चीज अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं। पहले आप लोग इतना रिजल्ट नोट करो, रिजल्ट को बॉक्स में बंद करो, नोट करिए इसको, पहले जल्दी नोट करिए। ऑलराइट, तो अभी अभी जो हमने लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया है, जो आंसर आया है उसी एक्सप्रेशन के बारे में मैंने जो बात आपको समझाई है वही यहां पर लिखा हुआ है। तो जो एक्सप्रेशन में C1 और C2 है ये कैपेसिटेंसेस ऑफ द टू कंडक्टर्स हैं, और कैपेसिटेंसेस आर पॉजिटिव डेफिनिट्स। पॉजिटिव डेफिनिट्स मतलब 100% डेफिनेटली पॉजिटिव ही होते हैं, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। C1 and C2 are capacitance of the two conductors which are positive definites, and V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर, ये वाला जो फैक्टर है इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है, एज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो माइनस साइन बाहर दिख रहा है वो ये बताता है कि 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होके ही रहेगा। तो therefore the negative sign in the above expression indicates
जो नेगेटिव साइन है वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है दैट देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कंडक्टर्स। दो चार्ज्ड कंडक्टर्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, मतलब जरूर होगा लॉस, कोई बचा नहीं सकता लॉस होने से। और ये जो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, एक बार मैं फिर से बता दूं, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी का तो लॉस कभी नहीं हो सकता, एनर्जी कंजर्व होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। थोड़ी सी लाइट निकलती है, थोड़ा सा साउंड निकलता है, थोड़ा हीट निकलता है, एंड द कंबाइंड प्रोसेस इज कॉल्ड स्पार्क। हम लोग कहते हैं स्पार्क हो रहा है। तो वो जो स्पार्क हो रहा है वो बेसिकली थोड़ी सी लाइट है, थोड़ा सा साउंड है, थोड़ी सी हीट है, और ये जो लाइट एनर्जी बन रही है, साउंड एनर्जी बन रही है, हीट एनर्जी बन रही है, ये लॉस होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही है जो लाइट, साउंड और हीट में कन्वर्ट हो रही है। कंबाइंड प्रोसेस इज कॉल्ड अ स्पार्क। और हमारे कैलकुलेशन ये दिखा रहे हैं कि जब भी आप चार्ज करने के बाद जोड़ोगे हमेशा स्पार्क होगा। तो कभी भी चार्ज करने के बाद नहीं जोड़ना है जब तक मजबूरी ना हो, पहले जोड़ लो उसके बाद में चार्ज करो, तो स्पार्क यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस से आप बच सकते हो। तो फेयर कॉपी पे ये बात नोट कर लीजिए, स्पार्क जरूर आएगा अगर चार्ज करने के बाद जोड़ोगे। तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है इसकी समरी ये है, मतलब इसमें काम की चीज ये है कि स्पार्क जरूर आएगा अगर आपने चार्ज करने के बाद जोड़ा तो। नोट कर लीजिए फेयर कॉपी पे। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अगले सेशन में हम और भी कैपेसिटेंस के बारे में सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।